पिछले भाग में आपने पढ़ा, तब उस लड़की ने उसे पुकारा, अक्षय डार्लिंग। अक्षय वापस मुड़ा और देखा तो वह लड़की मुस्कुरा रही थी। अक्षय कुछ बोलता उससे पहले ही वह उससे गले लग गई और कहने लगी कि मैं ही उसकी अल्फिया हूँ। अब आगे। अक्षय ने उसे गले लगाकर रखा। वह किसी लड़की से पहली बार गले लग रहा था। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। कुछ देर गले लगने के बाद अल्फिया ने खुद को अक्षय से अलग किया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अब तो हाथ मिला लो यार, मैं तुम्हारी अल्फिया ही हूँ। अक्षय ने उससे हाथ मिलाया और कहा, चलो हम बाहर कहीं लंच पर चलते हैं। किसी रेस्तरां में जाकर पंजाबी खाना खाएंगे, लस्सी पिएंगे। परंतु अल्फिया ने मना करते हुए कहा, अक्षय मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बातें करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ हम दोनों एकांत में मिलें, दोनों प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूजे में खो जाएंगे। अक्षय तो वैसे भी उसे देखकर उसके प्यार में डूब चुका था, या फिर यह कह सकते हैं कि उसके वशीभूत हो चुका था। उसने कहा, ठीक है तो चलो कहीं एकांत में, बगीचे में चलते हैं। इस समय बगीचे में कोई नहीं आता। परंतु अल्फिया ने बगीचे में जाने से मना कर दिया और कहा, क्या तुम मुझे अपने क्वार्टर में नहीं ले जा सकते? मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्वार्टर कैसा है। अक्षय कुछ देर सोचकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, अरे सॉरी अल्फिया, यहाँ बाहरी लोगों को अंदर आना मना है। अल्फिया ने भी पलटकर जवाब दिया, अक्षय क्या मैं बाहरी हूँ? मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। और मैंने ऐसा क्या मांग लिया यार? मैं तो बस तुम्हारा क्वार्टर देखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रोमांस के 2 पल गुजारना चाहती हूँ, जो कि बाहर बगीचे में संभव नहीं है ना। अक्षय को उसकी बातें समझ आ गईं। उसने अपना स्पेशल वीटो पावर इस्तेमाल कर अल्फिया को अंदर आने की अनुमति दिला दी। अक्षय उसे अपने क्वार्टर तक ले गया। अल्फिया अक्षय के साथ हेडक्वार्टर देखकर बहुत खुश हुई। वह पहली बार ऐसी बड़ी बड़ी टैंक और ट्रेनिंग का मैदान आदि देख रही थी। अक्षय ने भी उसे बहुत सारी बातें बताईं कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, आदि आदि। अल्फिया बहुत सारी बातें जानना चाहती थी। अक्षय भी उसके सारे सवालों का जवाब देता रहा, जैसे यहाँ कैसे काम होता है, वह यहाँ क्या करता है, कैसी सिक्योरिटी लगी है, आदि आदि। अल्फिया अब उसके क्वार्टर पर पहुंच चुकी थी। अक्षय ने हमेशा के मुताबिक जतिंदर को 2 लस्सी लाने को कहा। जतिंदर लस्सी लेकर आया। अक्षय अल्फिया दोनों ने साथ में लस्सी पिया और कुछ रोमांटिक पल वहां गुजारे। दोनों बहुत देर तक रोमांटिक बातें करते रहे। अक्षय ने उन पलों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब अल्फिया का जाने का समय हुआ। दोनों हंसते मुस्कुराते विदा हुए। अक्षय के लिए आज का यह दिन किसी सुनहरे दिन से कम न था। वह आज रात सो नहीं पाया, बस उसी के ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन भी वह उसे बहुत याद करता रहा। उसने सोशल साइट पर उसे मैसेज किया कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है, उसके साथ गुजारे सारे पलों की याद आ रही है। अब तो शादी की तारीख बता दो। 1 सप्ताह बीत चुका था, परंतु उसका कोई उत्तर नहीं आया। अक्षय अब घबराने लगा कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो वह मैसेज करना बंद कर दी। उसने उसके मोबाइल नंबर पर भी कॉल लगाया, परंतु मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अक्षय अब बहुत ज़्यादा घबरा चुका था कि कहीं अल्फिया के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, वह उससे बात क्यों नहीं कर रही है। अक्षय अनहोनी की आशंका में तड़पने लगा। उसे रात दिन किसी भी बात का होश ना रहा। जतिंदर ने उसे बहुत समझाया, हंसाया, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक अक्षय की तबीयत खराब हो गई। उसे घर जाने की छुट्टी मिल गई। वह वापस अपने गांव आया। वहां भी उसका मन नहीं लग रहा था। जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी सी सही हुई, वह तुरंत आगरा आ गया। वह हॉस्टल पहुंचा। वहां पर उसने अल्फिया के बारे में पता किया, परंतु उसे उस नाम की कोई लड़की नहीं मिली। वह निराश होकर वापस अपने गांव चला गया। अक्षय अब अल्फिया को भुलाने की कोशिश करने लगा। इसके लिए वह गांव में रोज़ सुबह सैर पर निकलता, अपने खेत खलिहान में जाता, जिससे उसे अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने गांव में
चाय के ठेले के पास चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहा था। अखबार की हेडलाइन पढ़कर वह चौंक पड़ा। अखबार की हेडलाइन थी, पठानकोट कैंप में आतंकवादी हमला। उसने तुरंत वहां जाने का सोचा, परंतु उसके बाबूजी ने यह कहा कि यह सही समय नहीं है, तू 2 दिन बाद जाना। 2 दिन बाद जब वह निकलने को हुआ तो उसने देखा कि उसके घर के सामने आर्मी वाले खड़े हैं और वे उसे लेने आए हैं। वह खुशी खुशी उनके पास आया, परंतु उन लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप था कि उसने एक लड़की को पठानकोट एयरबेस के सारे राज बताए हैं। वह हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। अक्षय अपने ऊपर लगे इन आरोपों को नकारता रहा, परंतु सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसने अपने आप को सही साबित करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अक्षय को समझ आ गया था कि वह अल्फिया कोई और थी। उसकी अल्फ़ा बीटा गामा ऐसा नहीं कर सकती थी। उस अल्फिया ने उसे धोखा दिया है। उसे हर बात साफ साफ नज़र आने लगी कि आखिर वह मेरा क्वार्टर क्यों देखना चाहती थी। आखिर क्यों वह हॉस्टल में बिताए पलों को याद ना करके मेरी आर्मी वाली जॉब पर इतनी रुचि ले रही थी। अक्षय को अब उसकी सुंदर सी सूरत से नफ़रत होने लगी थी, परंतु अब क्या हो सकता था। उसका इस बार कोर्ट मार्शल पक्का था। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस आरोप से उसे बरी कर दे। वह देशद्रोही वाला लांछन लेकर मरना नहीं चाहता। कुछ दिनों तक कैदी की तरह जीवन बिताने के बाद पैनल ने उस पर आरोप साबित कर दिया था। अब अक्षय का कोर्ट मार्शल पक्का हो गया था। अक्षय रात भर रोता रहा। उसने भगवान को बहुत याद किया कि इस अपमान से उसे बचा ले। शायद भगवान ने भी उसकी सुन ली थी। अगले दिन अक्षय को पता चला कि उसके कोर्ट मार्शल वाली बात अखबार में छपने से जनता क्रोधित हो गई थी। अक्षय को बरी करने की मांग लेकर जनता सड़कों पर थी। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा और सरकार ने एक नया पैनल बनाया जिसमें किसी भी आर्मी वालों को शामिल नहीं किया गया। कुछ दिनों बाद एक आदमी अक्षय को लेने आया और उसे बताया कि उसके पहले किए हुए वीरता वाले काम को देखते हुए एक दूसरा पैनल गठित किया गया है जो अब इस केस को हैंडल करेगा। अक्षय को इस बात पर बहुत खुशी हुई कि शायद उसे बचाने भगवान आ गए हैं। इस पैनल में आर्मी वाले नहीं थे। यह पैनल बुद्धिजीवियों का पैनल था। इसमें सदस्यों को अपने दिल दिमाग से फैसला लेने को कहा गया था। इसमें 5 सदस्य थे। अक्षय को उस पैनल के 5 सदस्यों से मिलवाया गया। अक्षय सर नीचे किए बैठा रहा। वह जानता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, परंतु वह गलती अनजाने में हुई थी। अक्षय से एक एक सदस्य का परिचय कराया गया। हमारे पहले सदस्य हैं मिस्टर रंजीत सिंह, जो कि हाई कोर्ट के जज हैं और लगभग 30 वर्ष का अनुभव रखते हैं। हमारी दूसरी सदस्य हैं रेखा नायर, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। हमारे तीसरे सदस्य हैं मिस्टर धर्म कौशिक, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारे चौथे सदस्य हैं मिस्टर रतन चंद राय, ये एक भूतपूर्व आर्मी ऑफिसर हैं। हमारी अंतिम सदस्य हैं मिस सिमरन पाल, जो कि एक मशहूर लेखिका हैं। अंतिम नाम सुनकर, सिमरन पाल सुनकर, अक्षय ने तुरंत अपना सिर उठाया तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह सिमरन और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिससे बगीचे में वह 2 बार टकराया था। उसे लगा कि अब तो वह नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब यह लड़की अपने ठुकराए हुए प्यार की वजह से मुझसे बदला लेगी। वह डरा हुआ चुपचाप बैठा था। तब पैनल ने अक्षय को अपनी सारी क्रमबद्ध बताने को कहा। अक्षय ने अपनी शुरुआत से अंत तक की सारी घटनाएं बता दी। उसने यह भी बताया कि आखिर उसने उस अल्फिया नाम की लड़की को सारी बातें क्यों बताई थीं। शुरुआत से अंत तक की घटनाएं जानने के बाद 5 सदस्यों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। अक्षय को 5 दिन के बाद हाजिर होने को कहा गया। अक्षय को आर्मी वाले वापस ले गए। 5 दिन बाद अक्षय फिर हाजिर हुआ। आज उसका फैसला आना था। आर्मी जनरल ने 5 सदस्यों से उनकी राय पूछी। पहले सदस्य ने अक्षय को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा,
खुफिया जानकारी सगे रिश्तेदार को भी नहीं बतानी चाहिए, परंतु आपने एक ऐसी अजनबी लड़की को बता दिया जिसे आपने उसी दिन देखा था, जिससे यहाँ आतंकवादी वारदात हुई और कई जवान शहीद हो गए। मेरी नज़र में आप दोषी हैं। दूसरे सदस्य ने भी अक्षय को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस लड़की को अंदर लेकर आए। इस पद का दुरुपयोग ही आपको दोषी करार देता है। अक्षय दोनों की बातों से निराश हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि कम से कम 3 लोग अगर उसका साथ देंगे तभी वह दोषमुक्त हो सकता है, परंतु 2 लोगों ने अपना निर्णय दे दिया था और अंतिम सदस्य का निर्णय तो अक्षय भली भांति जानता था। तीसरे सदस्य ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, परंतु यह गलती एक अनजाने में हुई है, सो तुम्हें पूर्ण रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मनुष्य के अंदर जब अत्यधिक उत्सुकता या खुशी होती है तो वह ऐसी भूल कर बैठता है। यह गलती किसी से भी हो सकती है, इसके लिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। तीसरे सदस्य का निर्णय सुनकर अक्षय पशुपेश में पड़ गया कि आखिर उन्होंने मुझे दोषी करार दिया है या फिर दोष मुक्त किया है। चौथे सदस्य ने कहा, मेरा मानना है कि अक्षय पूरी तरह निर्दोष है। इसका दोषी सिर्फ मीडिया वाले हैं, क्योंकि मीडिया वालों ने उसका इंटरव्यू लिया था, जिससे इसकी सारी प्राइवेट बातें पब्लिक हो गईं, जिसकी वजह से उस पाकिस्तानी लड़की ने अक्षय को अपने प्रेम जाल में फंसाया। मैं अक्षय को दोष मुक्त करार देता हूँ। अक्षय को थोड़ी राहत मिली, परंतु उसे विश्वास था कि सिमरन उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी। इसका मतलब साफ था कि वह देशद्रोही करार दिया जाएगा। वह रुआंसा हो चुका था। बहुत ही दुखी मन से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कुछ तो चमत्कार करो। 5वां और अंतिम सदस्य सिमरन ने अपना फैसला सुनाया। अक्षय ने उस अजनबी लड़की को कैंप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए घुमाया, जो कि बहुत ही बड़ा अपराध था, परंतु उस लड़की की गलती की सज़ा अक्षय को क्यों मिले? जब इंसान किसी से प्यार में होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि वह कुछ गलत कर रहा है। अक्षय एक बहुत ही होशियार और काबिल ऑफिसर है। उसने अपने आप को जैसलमेर के जंग में साबित भी किया है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, अक्षय को फंसाने के लिए कई और लड़कियों ने भी दाना डाला था, परंतु उसमें अक्षय नहीं फंसा। अक्षय तभी फंसा जब अक्षय जिससे प्यार करता था उसके रूप में अक्षय को दाना डाला गया। सो मेरी नज़र में यह दोष मुक्त है। अक्षय आश्चर्य से सिमरन को देखते रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे द्वारा उसके प्यार को ठुकराने के बाद भी उसने फैसला मेरे पक्ष में कैसे दे दिया। सभी सदस्यों ने अपना फैसला सुना दिया था। अब फैसला आर्मी जनरल के हाथ में था। उसने 5 सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए कहा, मैं सभी सदस्यों की बातों से सहमत हूँ। आधे लोगों ने अक्षय को दोष मुक्त किया है और आधे लोगों ने दोषी माना है। अतः मैंने फैसला लिया है कि अक्षय की 6 महीने की सैलरी काटकर उन शहीदों के परिवार वालों को दी जाएगी जिनकी इस हमले में जान गई है। अक्षय को दोष मुक्त किया जाता है। उसे कोई देशद्रोही का तमगा नहीं पहनाया जाएगा। अक्षय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसी समय ज़मीन पर माथा टेक कर हिंदुस्तान की ज़मीन को चूम लिया। उसके ऊपर से देशद्रोही का कलंक मिट चुका था। अक्षय खुशी खुशी सिमरन को धन्यवाद देने उसके पास गया। वह अपना फैसला सुनाकर वापस जा रही थी। अक्षय पागलों जैसे दौड़ता हुआ उसके पास आया। सिमरन आगे आगे तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए चल रही थी। अक्षय पीछे से दौड़कर आया और सिमरन के आगे रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सिमरन और अक्षय दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब अक्षय ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके प्यार को ठुकराया था, परंतु फिर भी आपने मेरे पक्ष में फ़ैसला दिया। मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? सिमरन ने उसे देखा और कहा, तुम मेरा एहसान आसानी से चुका सकते हो। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम किसी और को पसंद करते थे। तुम एक ऐसी लड़की को प्यार करते हो जिसको तुमने देखा भी नहीं। इससे ज़्यादा बड़ा प्यार करने वाला इंसान कहाँ मिलेगा?
आजकल तो सब सूरत देखते हैं, तन देखते हैं, कोई दिल नहीं देखता। लड़की काली हो तो भी शादी नहीं करते, लड़की का बदन हरा भरा ना हो तो भी शादी से मना कर देते हैं। और एक तुम हो जिसने मुझ जैसी सुंदर लड़की को ठुकरा दिया, उस लड़की के लिए जिसको तुमने देखा ही नहीं। तो तुम्हारे लिए मेरी यही सज़ा है कि तुम उस लड़की से तुरंत जाकर शादी कर लो। अक्षय यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सिमरन से उसके प्यार को ठुकराने की माफ़ी भी मांगी और उस लड़की के बारे में कहा, परंतु वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने अल्फिया नाम से उसे ढूंढा भी था, अपने हॉस्टल भी गया था, वहाँ भी वह नहीं मिली। मैं उससे शादी कैसे करूँगा? सिमरन ने कहा, वह तुम्हें वहीं मिलेगी जहाँ तुम्हारा हॉस्टल था। तुमने वहाँ पर पहले अल्फिया नाम से ढूंढा था, इस वजह से वह नहीं मिली। उसका नाम सीमा है। जाओ उसके घर पर। तुम्हारे हॉस्टल के रूम के पीछे जो प्लाई की दीवार थी, उसके पीछे उसका रूम है, वही उसका घर है। तुम तुरंत उससे जाकर मिलो, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसको जानकर वह बहुत दुखी है, उससे जाकर मिलो। अक्षय आश्चर्य से सिमरन को देखता रहा। उसे पता नहीं था कि सिमरन उस लड़की के बारे में इतना जानती है। उसने आश्चर्य से पूछा, परंतु आप उसे इतना कैसे जानती हो? क्योंकि जो इंसान किसी से प्यार करता है तो उसके बारे में सारी जानकारी रखता है। मैं तुमसे प्यार करती थी, परंतु तुमने मुझे जब मना किया तब मैंने भी तुम्हारे दोस्त अमन से सब पता लगा लिया था। याद करो, तुम जब रेलवे स्टेशन जा रहे थे तब अमन मेरे पास आया था, तब मैंने सब बात पता कर ली थी। मैंने अमन से तुम्हारे प्यार के बारे में पूछा था, उसने मुझे सारी कहानी बताई। मैं सीमा से मिल चुकी हूँ। अब जाओ तुम अपनी सीमा के पास और सिमरन को भूल जाओ। आज के बाद यह सिमरन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, सिमरन ने उदास होते हुए कहा। सिमरन यह कहकर अक्षय के सामने से हट गई और सीधे जाकर अपनी कार में बैठ गई। अक्षय उसे जाते हुए देखता रहा। उसे आज थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे उदास जाते देखकर अक्षय को अच्छा नहीं लगा, परंतु वह कर भी क्या सकता था? उसका दिल तो एक ही था और वह किसी और को कैसे देता? अक्षय अब सीमा से मिलने जाना चाहता था। आज वह संतुष्ट था। इतने दिनों के तनाव से गुजरने के बाद आज वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अक्षय ने कुछ दिनों की फिर से छुट्टी ली और निकल पड़ा अपनी सीमा से मिलने, देश की सीमा से निकलकर। वह जाते जाते सोच रहा था कि वह कहीं मुझे दोषी तो नहीं मानेगी ना। उसने बहुत से उत्तर सोच रखे थे कि वह उसे दोषी मानेगी तो वह क्या जवाब देगा। अक्षय सीमा को उपहार देने के लिए पंजाब का प्रसिद्ध पटियाला सूट, कुछ प्रसिद्ध पोशाकें और मिठाई लेकर ट्रेन से रवाना हो गया। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, ट्रेन की ठप ठप आवाज़ के साथ साथ अक्षय का हृदय भी जोरों से धड़कता रहा। वह 4.5 साल बाद आज उससे मिलने वाला था। वैसे तो उसका मिलन यह पहली बार ही होने वाला था, क्योंकि उसने उसे अभी कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ उसका सुरीला गाना ही सुना था। ट्रेन में घंटों बिताने के बाद भी अक्षय एकदम ताजगी महसूस कर रहा था। यह ताजगी सिर्फ सीमा से मिलने के विचार से ही थी। सुबह करीब 10 बजे वह अपने हॉस्टल के पीछे और सीमा के घर के आगे खड़ा था। उसे जितनी सीमा से मिलने की खुशी थी, उससे ज़्यादा उसे उस घर का बेल बजाने से डर लग रहा था। वह सोच रहा था कि उसके घरवालों को क्या जवाब दूंगा। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार हिम्मत करके अक्षय ने बेल बजा दी। वहाँ से एक औरत बाहर निकली जिसके बाल खुले थे और वह थोड़ी मोटी थी। माथे पर लाल बिंदी लगाए गोरे रंग की सुंदर औरत मेहरून लाल रंग की साड़ी पहने हुए दरवाज़ा खोला। अक्षय उसे देखकर झिझकते हुए पूछने लगा, आंटी ये सीमा जी का घर है ना? मेरा मतलब सीमा जी यहीं रहती हैं ना? उस औरत ने उसे आश्चर्य से सर से पैर तक देखा और पूछा, कौन सीमा? अक्षय अब यह सुनकर सन्न रह गया। उसे अब आगे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोले, क्या परिचय दे, क्योंकि वह उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। अक्षय ने सोचा अगर वह कुछ जवाब नहीं देगा तो शायद उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अक्षय ने धीरे धीरे डरते हुए कहा, मैं अक्षय हूँ, आपके घर के पीछे हॉस्टल में रहता था।
5 साल पहले मेरी सीमा नाम की लड़की से बात होती थी। मैं उसी से मिलने आया हूँ। अगर वह यहाँ रहती है तो प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए। तुम क्या उससे प्यार करते हो? आंटी ने गरज कर पूछा। अक्षय अब तो बहुत ही डर गया था। उसे आंटी के प्रश्नों का उत्तर देना किसी आतंकवादी से लड़ने से भी ज़्यादा कठिन प्रतीत हो रहा था। परंतु अक्षय आज आर पार की लड़ाई के मूड में था। उसने तुरंत डर को किनारे रखकर आंटी से कहा, हाँ, मैं सीमा से प्यार करता हूँ। आंटी ने आगे फिर पूछा, क्या तुम जानते हो उसके बारे में? क्या तुमने कभी उसे देखा है? नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा और ना ही मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। फिर भी मेरा दिल उसे बहुत चाहता है। उस लड़की के लिए मैंने कई सुंदर लड़कियों को ठुकरा चुका हूँ। मेरी प्रेम की परीक्षा आप कब तक लोगे? प्लीज़ मुझे उससे एक बार मिला दो। अक्षय ने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। आंटी ने कहा, मैं एक शर्त पर मिलाऊंगी तुम्हें। एक अंतिम परीक्षा तुम्हें देनी होगी। अक्षय ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी इस तरह परीक्षा ली जाएगी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। परंतु उसने शर्त मान ली। उसने कहा, ठीक है। वह सीमा से मिलने और अपने प्यार को पाने के लिए हर परीक्षा के लिए तैयार है। उस आंटी ने कहा, तुम उससे बहुत प्यार करते हो ना? तुम उससे शादी भी करना चाहते हो ना? वह कैसी दिखती है? काली है या गोरी है? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना? ऐसे प्रश्नों से अक्षय के मन में भूचाल आ चुका था। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझसे यह सब पूछा जा रहा है? अक्षय ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आंटी ने कहा, ठीक है, तो तुम वादा करो, तुम उससे बहुत प्यार करोगे और तुम हमेशा उसे खुश रखोगे और उसे देखने के बाद भी तुम शादी से मुकरोगे नहीं। अक्षय के लिए उस लड़की से मिलना अब किसी रहस्य से कम नहीं था। वह आंटी और उसके सवालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं। अक्षय ने बहुत सोच विचार के बाद कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी सीमा से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अब वह औरत थोड़ा मुस्कुराई और अक्षय को अंदर बुला लिया। अक्षय अंदर आया। उसे एक बड़े से हॉल में बैठाया गया। उस हॉल की रौनक देखते देखते ही बन रही थी। वह चारों ओर नज़र घुमाकर हॉल की सुंदरता देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह औरत एक गिलास पानी लेकर आई। अक्षय गिलास उठाकर सिप सिप पानी पीता रहा। अक्षय की नज़र अब भी घर के हर कोनों की ओर जा रही थी। उसने कभी इतना सुंदर और आलीशान घर नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वह औरत एक व्हील चेयर को चलाते हुए अक्षय के पास आई, जिसमें एक लड़की बैठी थी। अक्षय उस लड़की को आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। उस औरत ने कहा, यही है मेरी बेटी सीमा। अक्षय उस व्हील चेयर पर बैठी अपाहिज लड़की को सर से पैर तक देख रहा था। लड़की ने सिर नीचे झुका रखा था। उसकी सूरत अक्षय साफ तौर पर देख नहीं पाया। फिर वह सोच में पड़ गया कि वह तो एक लव मैरिज करने जा रहा है और ऊपर से एक अपाहिज लड़की से शादी करेगा, तो उसके घरवाले तो उसे रहने ही नहीं देंगे। वह उसे देखकर थोड़ा झिझकने लगा, परंतु उसे आंटी से किया हुआ वादा याद आने लगा। उसे लगने लगा अगर उसने मना किया तो आंटी से किया हुआ वादा टूट जाएगा। अब वह उदास होकर सर नीचे किए हुए अपने ही विचारों के अंतर्द्वंद में उलझा हुआ बैठा रहा। अचानक आंटी अक्षय के विचारों को भांपकर बोली, देखो अक्षय, प्यार करना और वादा करना बहुत आसान होता है, परंतु इसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैंने सीमा को समझाया भी था कि तुम उससे प्यार करती हो, परंतु कोई भी सामान्य लड़का तुमसे शादी नहीं कर सकता। परंतु सीमा की ही जिद थी कि अक्षय उसे प्यार करता है, सो वह उससे शादी भी करेगा। मैंने कहा था इसे कि एक अपाहिज से वह शादी नहीं करेगा। एक बार अक्षय से मिल ले, परंतु सीमा की जिद थी कि तुम उससे प्यार करते हो, मिलने की ज़रूरत नहीं है। सीमा जी, आप बहुत अच्छी हैं, परंतु हर एक इंसान अपना लाइफ पार्टनर एक सामान्य इंसान ही चाहता है।
मैं आपको क्या कहूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अक्षय की बात सुनकर सीमा का हंसता मुस्कुराता चेहरा मुरझा चुका था। वह अपना सर नीचे करके बैठी रही। उसकी उसकी आंखें गीली हो चुकी थीं। अक्षय उसे उस तरह देखकर बहुत पछताने लगा। उसे लगने लगा कि आखिर मेरे साथ ज़िंदगी कैसा मजाक कर रही है। वह चुपचाप बैठकर मन के अंदर चल रहे विचारों से लड़ने लगा। सीमा की मम्मी ने अक्षय को चुप देखकर कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। तुम किसी और लड़की से शादी कर लो, सीमा को हमेशा के लिए भूल जाओ। अक्षय चुपचाप अपने ही विचारों में खोया बैठा रहा। आंटी ने फिर कहा, बेटा तुम घर जाओ, मैं तुमसे तुम्हारा किया वादा वापस लेती हूँ। मैंने गलत वादा ले लिया अपनी बेटी के प्यार में। मैंने सोचा इस तरह वादा लेने से तुम शादी करोगे, परंतु मैं गलत थी। किसी को गलतफहमी में रखकर मुझे वादे नहीं लेने चाहिए थे। अक्षय चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहा। अक्षय के चुपचाप बैठे रहने से आंटी ने फिर कहा, बेटा तुम घर जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुम्हें अभी निर्णय लेने में समय लग रहा है तो तुम मुझे सोचकर 1 महीने के अंदर बता देना। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देती हूँ। अक्षय अब चुपचाप उठकर चला गया। वह वापस अपने गांव चला गया। वहाँ भी वह चुपचाप सा रहने लगा। उसके मन के अंदर चल रहा विचारों का अंतर्द्वंद खत्म ही नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा कि अगर उसने सीमा से शादी नहीं की तो 2 लोगों से किया हुआ वादा टूट जाएगा। पहला वादा उसने सिमरन से किया था कि वह सीमा से शादी करेगा। दूसरा वादा उसने सीमा की मम्मी से किया। वह अपाहिज है, अगर वह उससे शादी करता है तो उसे सीमा का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वह स्वयं से कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि वह एक फौजी है। उसका काम देश की रक्षा में सीमा पर खड़ा रहना होता है। ऐसी स्थिति में पीछे सीमा का ध्यान कौन रखेगा? एक अपाहिज बहू को कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा, और पति की अनुपस्थिति में अपाहिज बहू को कितने ताने सुनने को मिलेंगे। अक्षय का अंतर्द्वंद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस वादे का तोड़ क्या निकाला जाए। भले ही सीमा की मम्मी ने उसे वादे से मुक्त कर दिया हो, परंतु सिमरन ने तो नहीं किया। दूसरी ओर उसे शादी के बाद की परेशानियों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। इसी विचारों के अंतर्द्वंद में खोया अक्षय को पता ही नहीं चला कि 10 दिन बीत चुके हैं। वह अभी भी खोया रहा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, मैं उससे शादी कर लूँगा, परंतु इसके लिए मुझे देश सेवा छोड़नी पड़ेगी। आर्मी छोड़कर मुझे कोई और काम करना होगा, तभी मैं सीमा के साथ अच्छे से रह सकता हूँ। परंतु सीमा तो मेरा दूसरा प्यार है, पहला प्यार तो मेरा अपना देश है। मैं आर्मी कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर मैं उससे शादी करने के बाद एक केयर टेकर रख लूँ जो सीमा का ध्यान रखे तो शायद काम बन जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। परंतु परंतु क्या वह मेरे जैसा ध्यान रख पाएगी? नहीं नहीं, मेरे जैसा ध्यान वह कैसे रख पाएगी? इसका मतलब कोई रास्ता नहीं है। मुझे उसे मना करना ही होगा। मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। हाँ, यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं कल सुबह सीमा की मम्मी को फ़ोन कर मना कर दूंगा। परंतु क्या कहकर कि वह अपाहिज है, उसका ध्यान कौन रखेगा यह कहकर? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे भगवान, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो भगवान। मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मदद करो भगवान। 1 मिनट, अगर मैं कभी जंग में जाऊं और वहां दुश्मनों की गोली से जख्मी हो जाऊं, मेरे दोनों पैर कट जाएं तो क्या होगा? कौन मेरी सेवा करेगा? यही तो अभी सीमा के साथ हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा सीमा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं अब सीमा से शादी करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। मैं अब फैसला कर चुका हूँ। मैं कल नहीं, अभी बताता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं कल स्वयं सीमा के घर जाकर सीमा की मम्मी को अपना निर्णय सुनाऊंगा। भगवान की कृपा से अक्षय के मन के सारे अंतर्द्वंद समाप्त हो चुके थे। वह अगले दिन फिर से सीमा के घर पहुंचा। सीमा की मम्मी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। उसे विश्वास ही नहीं था कि अक्षय वापस आएगा। उसने अक्षय को अंदर बुलाया। अक्षय अंदर आकर सोफे पर आराम से बैठकर दृढ़तापूर्वक कहा, मम्मी जी, मैंने फैसला कर लिया है।
मम्मी जी नाम सुनकर सीमा की माँ चौंक पड़ी। उसने अक्षय को बीच में ही रोकते हुए कहा, तुमने मुझे मम्मी जी कहा? हाँ मम्मी जी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सीमा से शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए आपको मम्मी जी कहा। अक्षय ने साफ साफ अपनी मंशा जाहिर कर दी। सीमा की मम्मी ने कहा, परंतु मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ उसकी शादी नहीं करूँगी। अक्षय उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने आश्चर्य से पूछा, परंतु क्यों? मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूँगा, फिर आपने ऐसा फैसला क्यों किया? सीमा की मम्मी ने कहा, क्योंकि तुम मजबूरीवश शादी करने आए हो, क्योंकि तुमने वादा किया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी पर बोझ बने। अक्षय ने यह सुनकर वापस आराम से सोफे पर टिक कर जवाब देने लगा, नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सीमा से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी सुरीली आवाज़ का दीवाना हूँ। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए उस समय मेरे मन में उसकी एक सुंदर सी छवि बनी हुई थी। अतः अचानक उसे अपाहिज देखकर मेरे मन को धक्का पहुंचा था, परंतु मेरे हृदय मन मस्तिष्क के विचारों की लड़ाई में हृदय की जीत हुई। जब हृदय की जीत हुई तो मस्तिष्क को अपना विचार बदलना पड़ा। इस वजह से मैं उस समय आपसे शादी के लिए हाँ नहीं कर पाया, परंतु घर जाकर शांति से सोचने पर सब साफ हो गया कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह कैसी भी हो। परंतु बेटा, तुम तो महीनों तक घर से बाहर रहोगे, देश की सीमा पर खड़े रहोगे, तब पीछे मेरी सीमा का ध्यान कौन रखेगा? उसको वॉशरूम जाना होगा, कौन लेकर जाएगा? सीमा की मम्मी ने अपना अंतिम तर्क दिया। मम्मी जी, मैंने इसका भी हल निकाल लिया है। मैं कल ही जाकर अपनी पोस्ट बदलने की अर्जी देकर आऊँगा। अब मैं फील्ड ऑफिसर की जगह ट्रेनिंग ऑफिसर बनूँगा, जिससे मैं रोज़ शाम को सीमा के पास आ जाया करूँगा। बाकी समय के लिए एक केयर टेकर रखूँगा। कुछ महीनों तक ऐसा चलने दूँगा। अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो मैं यह काम छोड़कर कुछ और कर लूँगा। मैं यह मान लूँगा कि मेरे लिए देश सेवा करना इतना ही लिखा था। परंतु मैं आपको वादा करता हूँ, सीमा जी की आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। सीमा की मम्मी अक्षय की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुईं। वह अक्षय को कुछ न कह पाईं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने अपनी बेटी सीमा को आवाज़ दी, बेटी सीमा, बाहर आओ, तुम्हारी साधना सफल हुई। अक्षय सीमा की मम्मी के आंसुओं को देखता रहा। अंदर के कमरे से एक लड़की चलते हुए बाहर आई। अक्षय उसे देखते ही चौंक कर खड़ा हो गया। अरे अरे, आप यहाँ कैसे? अक्षय ने उस लड़की को देखकर कहा। वही लड़की मुस्कुराते हुए सामने वाले सोफे पर पैर रखकर बैठ गई और अपनी मम्मी की ओर देखकर बोली, बोलो मम्मी, कैसी है मेरी पसंद? अक्षय हतप्रभ था। वह कभी उस लड़की को देखता तो कभी सीमा की मम्मी को। सीमा की मम्मी ने उस लड़की से कहा, बेटा, तूने कोयलों की खान से हीरा चुना है, हीरा। मैं ऐसा लड़का पूरी दुनिया में नहीं खोज पाती। अब उस लड़की ने अवाक बैठे हुए अक्षय की ओर मुँह करके कहा, अक्षय, आश्चर्य मत करो, तुम्हारी मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी परीक्षा ली है और तुम उस कठिन परीक्षा में हीरे की तरह तराश कर सामने आए हो। बात यह है कि मेरी मम्मी को जब मैंने बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब वह मुझसे कहने लगी कि यह लड़का सही नहीं है। तुम सुंदर हो इसलिए तुमसे प्यार करता है, आदि आदि। सो मैंने भी उन्हें समझाने के लिए सुंदर सी सिमरन बनकर सामने आई, परंतु तुमने सीमा के प्यार में सिमरन को ठुकरा दिया और यह बात भी मेरी मम्मी को समझ नहीं आई। तब मैंने कहा कि वह अपने हिसाब से परीक्षा ले सकती हैं। तब उन्होंने एक अपाहिज लड़की का किरदार गढ़कर तुम्हारी परीक्षा ली, परंतु मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले। आई लव यू अक्षय। अक्षय सीमा को लगातार देखता रहा, उसकी बातें सुनता रहा। सीमा ने आगे कहा, मैं बहुत खुश हुई थी तुम्हें आर्मी में जाते देखकर। मुझे भी अपने देश के जवानों पर बड़ा गर्व होता है। मेरे पापा स्वयं एक आर्मी ऑफिसर हैं। मैंने जब सुना कि तुम हनी ट्रैप का शिकार हुए हो और तुम्हारा कोर्ट मार्शल होने वाला है, तब मैंने भी निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हें बचाकर रहूँगी।
सो मैंने अखबारों में जनता को जगाने के लिए कई लेख लिखे, जिससे जनता जागृत हुई और उन्होंने तुम्हें बरी करने के लिए प्रदर्शन किया। मैं तुम्हें बचाने सावित्री की तरह यमराज से लड़ी और तुम्हें बचा लिया, क्योंकि मैं स्वयं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अचानक सीमा ने अपनी मम्मी को अक्षय के लिए लस्सी लाने को कहा। सीमा की मम्मी उठकर किचन की ओर गईं। अब सीमा उर्फ सिमरन अक्षय के पास जाकर उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, मेरे लिए ही तो तुमने अपने होंठ बचा कर रखे थे उस चुड़ैल अल्फिया से। इस बात पर अक्षय और सीमा दोनों हंस पड़े। कुछ दिनों बाद दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। लगभग साल भर बाद उन दोनों का निशाने मोहब्बत इस दुनिया में उआ उआ करते हुए आ गया।